हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल आईएसपी से सफलता। आज के इस वीडियो में हम बिहार की हिस्ट्री को लेकर चलेंगे, वेदर इट बी एंशंट, मिडीवल और मॉडर्न, तीनों कवर होगा हमारा। आज का सेशन हमारा बेसिकली फैक्ट बेस्ड होगा और बीच बीच में आपको एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मिलेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। बात करें इतिहास की, हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री चाहे हमारे बिहार का हो या फिर इंडिया का, किसी भी चीज़ की हिस्ट्री को जानने के लिए दो प्रकार के सोर्सेस का उपयोग किया जाता है। पहला आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा लिटरेरी यानी कि साहित्यिक स्रोत। तो बिहार के इतिहास को, बेसिकली प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोत का उपयोग किया गया है। आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक स्रोत, और लिटरेरी यानी कि साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में आ गया मुंगेर और चिरांद जैसे बहुत सारे जगहों से जो बिहार में है, वहां से हमें पत्थर एवं हड्डियों के औजार जो प्राप्त हुए हैं वो। इसके अलावा कुल्हाड़ी, चाकू आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथ ही कुछ कॉपर के एविडेंसेस भी मिले हैं। ये सारी चीजें आ गई हमारी पुरातात्विक स्रोत में। इसके अलावा खुदाई में प्राप्त सिक्के, मूर्तियां, साथ ही कुछ गुफाएं जैसे बराबर की गुफाएं, और कुछ मौर्यकालीन अभिलेख जैसे हमारा लौरिया नंदनगढ़ में है, रामपुरवा वगैरह में है। ये सारे हमारे पुरातात्विक स्रोत हो गए। और साहित्यिक यानी लिटरेरी सोर्स अगर हम देखें तो हमारे दोनों एपिक्स रामायण और महाभारत, साथ ही कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर यानी बौद्ध रचनाएं जैसे अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, और जैन रचनाएं जैसे भगवती सूत्र वगैरह, और कुछ यात्रियों के यात्रा वृतांत यानी ट्रैवल अकाउंट्स जैसे मेगस्थनीज का इंडिका, विंसोंग का सीयूकी। इन सभी लिटरेरी सोर्सेस से, साहित्यिक स्रोतों से हमें प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो आगे बढ़ते हुए, बिहार के जो पुरापाषाणिक स्थल हैं यानी पेलियोलिथिक साइट्स हैं, वो मुंगेर और नालंदा हैं। बेसिकली ये दोनों साउथ बिहार यानी दक्षिण बिहार में लोकेटेड हैं। मुंगेर और नालंदा से बड़े और खुरदुरे पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं, और ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। बिहार के नवपाषाणिक स्थल यानी मेसोलिथिक साइट्स हजारीबाग, रांची, सिंहभूम और संथाल रीजन, जो अब झारखंड में चला गया, वहां पे एविडेंसेस मिले थे। बट बिहार में जो हमारा मुंगेर है, वहां से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार भी प्राप्त हुए हैं, और ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। बिहार के जो नवपाषाणिक स्थल हैं वो सारण जिले का चिरांद, वैशाली जिले का चेचर, पटना का मनेर और रोहतास का सनवार। इन जगहों से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। साथ ही जो कैमूर की पहाड़ियां हैं और नवादा और जमुई वाला रीजन है, वहां से गुफा चित्र भी प्राप्त हुए हैं, और ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। एकमात्र नवपाषाणिक स्थल जहां से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं वो सारण जिले का चिरांद है। साथ ही जो ताम्रपाषाण स्थल है यानी कि कैलकोलिथिक साइट्स हैं, वो चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर और सनवार है, जहां से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में जो पत्थर के औजार थे उसके अलावा ताम्र यानी कि कॉपर के यूज के भी एविडेंसेस मिले हैं, और ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। आगे बढ़ते हैं, तो लकड़ी के बने मौर्यकालीन राजप्रसाद के साक्ष्य कुम्भरहार से मिले हैं। कुम्भरहार स्थल संबंधित है प्राचीन पाटलिपुत्र से। मौर्य काल के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं कुम्भरहार से। कुम्भरहार में अवशेषों की खुदाई शुरू हुई थी 1913 ईस्वी में। मौर्यकालीन यक्षिणी की प्रतिमा प्राप्त हुई है पाटलिपुत्र के दीदारगंज से। महाजनपद काल की बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो बौद्ध ग्रंथ थे अंगुत्तर निकाय, और जो जैन ग्रंथ थी भगवती सूत्र, उन दोनों में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों में से जो 3 महाजनपद थे यानी कि वज्जी या फिर लिच्छवी, मगध और अंग, इनका विस्तार हमारे बिहार में था। वज्जी या फिर लिच्छवी जो महाजनपद थी
वो मॉडर्न डे वैशाली और मुजफ्फरपुर वाले रीजन में लोकेटेड थी। मगध आज के पटना, गया और नालंदा वाले रीजन में था। साथ ही अंग जो महाजनपद थी वो आज के भागलपुर और मुंगेर वाले रीजन में थी। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली हुआ करती थी। वज्जी 8 गणराज्यों का एक संघ था जिसमें विदेह, ज्ञात्रिक, लिच्छवी, उग्र, भोग, कुरु जिनकी राजधानी हस्तिनापुर हुआ करती थी, इक्ष्वाकु जिनकी राजधानी अयोध्या थी और वज्जी शामिल थे। विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वज्जी संघ के ज्ञात्रिक गणराज्य के कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में है। महावीर स्वामी के जो पिता थे सिद्धार्थ, वो ज्ञात्रिक गणराज्य के सरदार हुआ करते थे और महावीर की माता त्रिशला थी जो लिच्छवी गणराज्य के चेटक की बहन थी। इतिहास में ज्ञात प्रथम गणतंत्र लिच्छवी गणराज्य था। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली हुआ करती थी। वैशाली से कुछ गुप्तकालीन मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। नालंदा और अजौना से चित्रित भित्तियां मिली हैं। वैशाली गणराज्य की प्रसिद्ध नर्तकी का नाम आम्रपाली था, जिसे वैशाली की नगरवधु भी कहते थे। आम्रपाली का संबंध मगध नरेश बिंबिसार और अजातशत्रु से था। बिंबिसार और अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन हुआ करते थे। बात करें अंग महाजनपद की, तो इसकी राजधानी चंपा थी जिसका प्राचीन नाम मालिनी हुआ करता था और अंग महाजनपद का विस्तार आज के भागलपुर और मुंगेर वाले क्षेत्र में था। अंग महाजनपद का अंतिम शासक ब्रह्मदत्त था, जिसे हराकर बिंबिसार जो कि मगध शासक थे, उन्होंने अंग को मगध महाजनपद में मिला लिया था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध हुआ करता था। मगध शक्तिशाली क्यों था? कोई तो वजह होगी। तो मगध अपने राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल और भौगोलिक यानी कि जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी की वजह से बाकी सभी महाजनपद से ज्यादा शक्तिशाली था। मगध के उत्कर्ष में कुछ कारणें भी थी। मगध जो था ना, वो नदियों से घिरा प्रदेश था जहां उर्वर जलोढ़ मृदा यानी कि फर्टाइल अलुवियल सॉइल अवेलेबल थी, जो कृषि की दृष्टि से यानी कि एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से सूटेबल थी। साथ ही मगध में रिवर्स का नेट था यानी नदियों का जाल था, जिसकी वजह से सिंचाई यानी इरिगेशन और ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात की सुविधा उपलब्ध थी। साथ ही मगध के अंतर्गत जो आज के झारखंड में हमारा छोटा नागपुर रीजन था, वो भी सिचुएटेड था, लोकेटेड था, जहां से मिनरल रिसोर्सेस और वहां के फॉरेस्ट से अच्छी मात्रा में लकड़ियां और एलिफेंट्स जिनके हाथी दांत यानी आइवरी जिन्हें हम कहते हैं, वो मिल जाते थे। तो ये सारी चीजें इकट्ठे मिलकर मगध के उत्कर्ष का कारण बनी थी। प्राचीन काल में गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र था उसे मगध कहा जाता था, यानी कि आज का पटना, गया, नालंदा वाला रीजन। मगध की प्रथम राजधानी राजगृह या फिर गिरिव्रज थी। मगध के उत्कर्ष में एक और कारण था कि इसकी जो प्रारंभिक राजधानी राजगृह या फिर गिरिव्रज थी, वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। जो 5 पहाड़ियां थी वो रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी या फिर वैभवगिरी, उदयगिरी और विप्लाचल पहाड़ियां थी, जो मगध को एक सुरक्षित क्षेत्र बनाती थी। राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र किसने स्थापित किया था? तो उदयन ने, अजातशत्रु का पुत्र था ये। राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया? तो शिशुनाग ने। शिशुनाग हर्यंक वंश के अंतिम रूलर नागदशक, जो कि उदयन का पुत्र था, उसके मंत्री हुआ करते थे, जिन्होंने नागदशक को अपदस्थ कर यानी डीथ्रोन करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ये तो हमने पहले भी देख लिया कि राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, वैभवगिरी या फिर विभागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी या फिर विप्लाचल और रत्नागिरी। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने सोन तथा गंगा नदी के संगम पर की थी। मगध साम्राज्य की स्थापना गंगा नदी के तट पर की गई थी। मगध पर सबसे पहले शासन किया था हर्यंक वंश ने। हर्यंक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने। मगध महाजनपद का पहला शासक बिंबिसार था।
बिहार में बौद्ध बनने वाला पहला शासक बिंबिसार ही था। मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बिंबिसार को। मगध एवं अंग महाजनपद का पहला उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। अथर्ववेद में मगध क्षेत्र को कीटक प्रदेश कहा गया है। अथर्ववेद में मगध के निवासियों को व्रात्य कहा गया है। साथ ही जो हमारा ऋग्वेद था उसमें बिहार को कीटक एवं व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है। अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखें तो बिहार का जो जियोलॉजिकल रीजन है, भौगोलिक क्षेत्र है, उसकी पहली चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है और इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, जो आज की फल्गु नदी है हमारी। भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानेंगे, अभी शॉर्ट में लेकर कवर कर लेते हैं। 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं टोटल। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में सबकामी की अध्यक्षता में वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अलावा जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी वो 78 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में और अश्वघोष जिसके उपाध्यक्ष थे कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी के बारे में देख लेते हैं, बिकॉज वजी संघ में जो ज्ञात्रिक कुल था वो उसी से संबंधित थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। वो ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार हुआ करते थे। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें ड्रिम्बिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी, जिसे नीलांजना या फिर निरंजना नदी भी कहते हैं, जो आज की हमारी फल्गु नदी है, के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था बिहार के राजगृह के पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में। जैसे 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं उसी तरह 2 जैन संगीतियां भी हुई हैं। प्रथम जैन संगीति का आयोजन लगभग 310 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुई है। इसके अलावा जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी वो 6ठी शताब्दी में देवाधीशमा शमन की अध्यक्षता में गुजरात के वल्लभी में हुई थी। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था 670 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं सदी में। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का प्रसिद्ध केंद्र था, बौद्ध धर्म की ज्ञान का। नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में। यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विरासत स्थल के रूप में कब शामिल किया गया? तो 2016 में। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित था? तो बिहार के नालंदा जिले में, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। बिहार में कौन सी डायनेस्टी ने कब कब रूल किया है वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी, जो पालवंश के संस्थापक थे। उदंतपुरी आज का हमारा बिहार शरीफ है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय हमारे भागलपुर में स्थित है। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था पाल शासक देवपाल ने। बोधगया स्थित महाबोधि वृक्ष का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने। यूनेस्को द्वारा महाबोधि मंदिर को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? तो 2002 में। मध्यकालीन बिहार का इतिहास हम देखें तो बिहार पर तुर्कों का प्रथम आक्रमण 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था, जिसका नेतृत्व बख्तियार खिलजी ने किया था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी को माना जाता है। बेसिकली जब बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया था उस समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था
और उत्तर बिहार पर कर्नाट वंश का शासन था। और बख्तियार खिलजी की जो पहली महत्वपूर्ण सफलता थी बिहार में, वो बिहार शरीफ यानी ओदंतपुरी बिहार की विजय थी 1198 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के अलावा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को भी नष्ट कर दिया था। इन विश्वविद्यालयों में आग लगवा दी थी। उसने 1203-4 ईस्वी में बंगाल के नादिया, जो उस वक्त सेन वंश की राजधानी हुआ करती थी, वहां चढ़ाई की। और उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन हुआ करता था। लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डर के भाग गया ढाका की तरफ, बांग्लादेश उधर भाग गया। और बख्तियार खिलजी ने उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और वहां लखनौती नाम की एक जगह थी जिसे उसने अपनी राजधानी बनाया था। बिहार में तुर्कों की सबसे महत्वपूर्ण विजय बख्तियार खिलजी की ओदंतपुरी, जो कि आधुनिक बिहार शरीफ है, उसकी विजय थी 1198 ईस्वी में। बिहार का जो प्रथम मुस्लिम विजेता था वो बख्तियार खिलजी ही था। बख्तियार खिलजी सहायक सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक का। नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाकर नष्ट कर दिया था 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने। इसके पीछे एक स्टोरी है कि एक बार बख्तियार खिलजी की तबीयत हद से ज़्यादा खराब हो गई थी। किसी भी हकीम के पास इसका इलाज नहीं था। और प्राचीन और मध्यकालीन भारत में हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में तो बहुत सारे विषयों की पढ़ाई होती थी, मुख्यतः बौद्ध धर्म की, साहित्य की, तर्कशास्त्र की, चिकित्सा, दर्शन और ज्योतिष वगैरह जैसे बहुत सारे विषय वहाँ पढ़ाए जाते थे। इसके अलावा वहाँ व्याकरण, शल्य विद्या, साथ ही एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र, योग शास्त्र वगैरह भी पाठ्यक्रम का हिस्सा हुआ करते थे। तो उसी में वहाँ एक डॉक्टर थे, राहुल नाम था उनका। उन्हीं को बुलाया गया, वो गए, मतलब बख्तियार खिलजी के मिनिस्टर्स ने उन्हें बुलाया था, उनके जो सेनापति वगैरह थे उन्होंने बुलाया था। गए वहाँ राहुल वैद्य जो थे, एक तो वो हिंदू थे, दूसरे वो नालंदा विश्वविद्यालय के टीचर भी थे, गुरु थे। हुआ ये कि बख्तियार खिलजी ने उनसे इलाज करवाने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मुझे बीमार रहना पसंद है, मुझे किसी गैर मुसलमान से इलाज करवाना मंजूर नहीं है। और उनकी हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी। तब जो वैद्य थे राहुल, उनके दिमाग में एक बात आई। बख्तियार खिलजी जो था वो हर दिन कुरान का पाठ करता था, चाहे तबीयत सही हो या ना हो। तो जो वैद्य थे उन्होंने कुरान के हर एक पन्ने पर वो दवाई लगा दी और बख्तियार खिलजी कुरान हर दिन पढ़ता था। तो धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार हो गया और फिर वो भला चंगा हो गया। जब उसे पता चला कि ऐसा उन वैद्य ने किया है, कुरान के हर पन्ने पर दवाई लगा दी है जिस वजह से तबीयत सही हो गई है, तो जलन की वजह से और गुस्से की वजह से उसने उन वैद्य की भी हत्या कर दी। साथ ही जो नालंदा विश्वविद्यालय था, पूरे विश्वविद्यालय में उसने आग लगा दी थी। तो स्टोरी टाइम ओवर। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ प्राप्त होता है? तो मिन्हाजुस सिराज की एक बुक है, तबकाते नासिरी, उसी में बख्तियार खिलजी के बिहार पर पहले आक्रमण का विवरण मिलता है हमें। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? तो इन्हीं का एक अधिकारी, मेनली ये सेनापति ही था अली मर्दान, उसने कर दी थी। और बख्तियार खिलजी के शव को कहाँ दफनाया गया था? तो बिहार शरीफ में एक इमादपुर मोहल्ला, यहाँ मोहल्ला लिखा है बट इमादपुर एक गांव था जहां पे बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था। इल्तुतमिश ने बिहार का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? तो सैफुद्दीन ऐबक को। और इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तो बिहार शरीफ थी। कर्नाट वंश, जो कि मिथिला और तिरहुत वाले रीजन में लोकेटेड था, उसकी स्थापना किसने की थी? तो 1097 ईस्वी में, यानी 11वीं शताब्दी में नान्यदेव ने की थी कर्नाट वंश की स्थापना। कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो सिमरावगढ़ कर्नाट वंश की राजधानी थी, जो वर्तमान नेपाल में लोकेटेड है। मैथिली भाषा का विकास कब हुआ था? तो कर्नाट वंश के दौरान हुआ था। मिथिला का स्वर्णयुग क्या कहलाता है? तो कर्नाट वंश का शासनकाल जो था वो मिथिला का स्वर्णयुग कहलाता है। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? तो चंद्रेश्वर।
राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं, जिसमें कर्नाट वंश के शासन का विवरण मिलता है। इसके अलावा जब बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया था, उस समय कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव थे और कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे, जिन्हें 1378 ईस्वी में ग्यासुद्दीन तुगलक द्वारा हराकर कर्नाट वंश के शासन को समाप्त कर दिया गया था। बिहार में नुहानी वंश का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद शाह नुहानी। बिहार में अफगान शासन की स्थापना किसने की थी? तो शेरशाह सूरी ने। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां। और इनके पिता का नाम हसन खां था, जो सासाराम के जागीरदार थे। फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो बहार खां नुहानी ने दी थी, जब उन्होंने एक शेर को मारा था तब। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो रोहतास के सासाराम में, और इसका निर्माण हुआ है 1545 ईस्वी में। ये ऑक्टागोनल शेप में है, यानी कि अष्टकोणीय है ये मकबरा। शेरशाह का मकबरा किसने बनवाया था? तो उनके पुत्र इस्लाम शाह ने बनवाया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 ईस्वी में। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो दाऊद खां। साथ ही जो पाटलिपुत्र था, उसे पटना के नाम से फिर से स्थापित किया था शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में। इसके अलावा जो चौसा का युद्ध है, वो 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, और चौसा के युद्ध के बाद ही शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। शेरशाह ने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म यानी प्रशासनिक सुधार भी किए थे, जिसमें तो सबसे पहला है ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड बनवाना, जिसे सड़के आजम भी कहते हैं, जो ईस्ट बंगाल से पेशावर तक एक्सटेंडेड थी। अकबर ने बिहार व बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो 1576 ईस्वी में, और मुनीम खां को गवर्नर बना दिया था बिहार का। इसके अलावा बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा या फिर प्रांत यानी प्रोविंस का दर्जा कब दिया गया था? तो 1580 ईस्वी में। पहला मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, वो फर्रुखशियार था। 1713 ईस्वी में बिहार में फर्रुखशियार का राज्याभिषेक हुआ था। अलीवर्दी खान बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुआ था 1733 ईस्वी में। अली गौहर का बिहार अभियान समाप्त हुआ था 1759 ईस्वी में। शाह आलम द्वितीय का अन्य नाम अली गौहर था, और जो शाह आलम द्वितीय था ना, उसका भी राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी थी 12 अगस्त 1765 को, और तब रॉबर्ट क्लाइव जो था, उसने 2 डिप्टी दीवान नियुक्त किए थे, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब रॉय। बिहार में फिरदौसी संप्रदाय का मुख्य केंद्र मनेर हुआ करता था, बट बिहार में सबसे पहले चिश्ती सिलसिले के सूफी संत आए थे। बिहार में चिश्ती, कादरी, सोहरावर्दी, मदारी और फिरदौसी सिलसिले के जो संत थे, वो ज़्यादा सक्रिय रहे, बट बिहार में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता फिरदौसी संप्रदाय को मिली थी, फिरदौसी सिलसिले को मिली थी, जिसके जो प्रमुख संत थे वो मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी थे, जिनका जन्म मनेर में 1290 ईस्वी में हुआ था। और सरफुद्दीन याहिया मनेरी की कब्र कहाँ है? तो नालंदा के बिहार शरीफ में। मखदूम शाह दौलत का कब्र कहाँ है? तो पटना के मनेर शरीफ में। बिहार का भ्रमण करने वाले प्रथम सिख गुरु कौन थे? तो गुरु नानक, जिन्होंने गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि जगहों की यात्रा की थी बिहार में। इसके अलावा जो 9वें गुरु थे सिखों के, गुरु तेग बहादुर, उन्होंने भी बिहार का भ्रमण किया था, और उनके बिहार भ्रमण के समय ही गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। तो सिखों के 10वें एवं अंतिम धर्म गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था। बेसिकली पटना साहिब में हुआ था, तख्त श्री हरमंदिर साहिब नाम है वहीं पे। गुरु गोविंद सिंह के बारे में जाने तो ये सिखों के 10वें गुरु थे, और ये गुरु बने थे 1676 ईस्वी में, यानी जब ये 10 वर्ष के थे तब ये गुरु बने थे सिखों के। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु 1708 ईस्वी में महाराष्ट्र के नांदेड़ में हो गई थी। तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। अब आते हैं हम आधुनिक बिहार पे। बिहार आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगालियों की थी। साथ ही बिहार जो था ना, वो शोरा और अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। शोरा और अफीम में ही सबसे ज्यादा शोरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। शोरा यानी कि सॉल्ट पीटर, और अफीम यानी कि ओपियम।
बिहार के पटना में सबसे पहले व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री स्थापित किसने की थी? तो 1632 ईस्वी में डचों ने पटना कॉलेज का जो नॉर्थ गेट है ना, वहीं पे। अंग्रेजों ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो 1651 ईस्वी में। प्रयास तो किया गया था 1620 ईस्वी में ही खोलने का, बट आधिकारिक तौर पर खुली थी 1651 ईस्वी में। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे 1936 से 1944 ईस्वी तक। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा। हुआ ये था कि जो मुजफ्फरपुर का बदनाम जज था किंग्सफोर्ड, उसको मारने का प्रयास प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा किया गया था, बट गलती से बस कांड में जो वकील थे प्रिगले कैनेडी, जो इंडियंस के फेवर में रहते थे, हमेशा इंडियंस को सपोर्ट करते थे, उनकी वाइफ और बेटी मारी गई थी गलती से। और बाद में 2 मई 1908 को प्रफुल्ल चाकी ने खुद ही गोली मार ली और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। और सबसे कम उम्र के यही थे जिन्हें फांसी दी गई थी। बिहार में होम रूल लीग की शाखा का उद्घाटन कब हुआ था? तो 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने। पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 1906 ईस्वी में बाबा ठाकुर दास के द्वारा पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और पटना में बिहार प्रदेश सम्मेलन कब हुआ था? तो 1908 में। और बिहार छात्र सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में ही हुआ था, बट ये ईयर गलत दिया हुआ है, 1908 नहीं 1906 में हुआ था। और बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होकर की गई थी, राजेंद्र प्रसाद और कुछ अन्य लोगों के द्वारा। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में 1921 ईस्वी में हुआ था। बिहार में कौमी सेवक दल का गठन 27 नवंबर 1919 को किया गया था। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में मणिंद्र नारायण राय के द्वारा की गई थी। बिहार में रविदास सभा का गठन 1928 में जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना बिहार में 17 मई 1934 को की गई थी, जिसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे और अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। साथ ही इसका जो फर्स्ट सेशन था ना, वो 1934 यानी 1934 में पटना में ही हुआ था। और इसके अन्य जो लीडर्स थे वो मीनू मसानी, अशोक मेहता और अच्युत पटवर्धन थे। इसके अलावा एक बिहार सोशलिस्ट पार्टी भी थी जिसकी स्थापना 1931 में की गई थी और उनके प्रमुख व्यक्तियों में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष वेनीपुरी, ये सब थे और कर्पूरी ठाकुर, अब्दुल बारी वगैरह भी थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने किया था 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को। बट कांग्रेस ने इस मंत्रिमंडल का विरोध किया था और मोहम्मद यूनुस के अंतरिम मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के बाद 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह ने नेतृत्व संभाला और उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का गठन किया था, जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष बने थे रामदयालु सिंह और उपाध्यक्ष बने थे अब्दुल बारी। बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1939 ईस्वी में राहुल सांकृत्यायन ने किया था। बिहार के किसानों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे। हमारे बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 15 अप्रैल 1930 को सारण और चंपारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर इस सत्याग्रह को शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे ही, छपरा जेल के जो कैदी थे ना, उन्होंने नंगी हड़ताल किया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने संभाला था? तो महादेवलाल शराफ ने। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो लोगों ने चौकीदारी कर का भी विरोध किया था, जिसे हम करबंदी आंदोलन भी कहते हैं। इसके अलावा बिहार में
सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कार्यक्रम देखें तो महिलाओं द्वारा शराब, अफीम और विदेशी कपड़े जो थे उनकी दुकानों पर भी धरना दिया गया था। चंपारण में नेतृत्व संभाला था विपिन बिहारी वर्मा ने। मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद और रामदयालु सिंह जी के द्वारा नेतृत्व संभाला गया था। सारण में नारायण प्रसाद सिंह के द्वारा और गिरीश तिवारी के द्वारा। गोरिया कोठी नाम की एक जगह है, वहां पर चंद्रिका सिंह के द्वारा। और पटना में अंबिका कांत सिंह के द्वारा, मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा नेतृत्व संभाला गया था। स्वदेशी लीग की स्थापना मई 1930 में की गई थी और अध्यक्ष थे सर अली इमाम। बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने किया था। बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है श्री कृष्ण सिंह को। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या फिर अजातशत्रु के नाम से भी जाना जाता है। कुंवर सिंह को बाबू के नाम से, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि के नाम से, अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति भी कहते हैं, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, बाबू जगजीवन राम को बाबूजी, जनार्दन प्रसाद सिंह को जस्टिस ऑफ पीस और नागार्जुन को बाबा कहकर जाना जाता है। बिहार में स्वराज दल की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1923 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज दल की स्थापना की थी। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में पटना में हुआ था, सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1909 में भागलपुर में श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों के द्वारा हुआ था, बट इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और इसका एक विशेष अधिवेशन यानी एक स्पेशल सेशन भी हुआ था 1916 में पटना के बांकीपुर में। मोहम्मद अली जिन्ना का बिहार भ्रमण कब हुआ था? तो 1937 ईस्वी में। मोमीन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो 1938 ईस्वी में अब्दुल कयूम अंसारी ने। अब हम देखेंगे बिहार में जनजातीय विद्रोह। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1855-56 ईस्वी में सिद्धू कानू मुर्मू ने किया था। और इनके अलावा इनके दो और भाई थे, चांद और भैरव, उन दोनों ने भी नेतृत्व संभाला था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को। चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1800 ईस्वी में भूषण सिंह जो जमींदार थे उन्होंने नेतृत्व संभाला था। और चेरो विद्रोह हुआ था 1800 से 1802 ईस्वी में। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने संभाला था? तो बिरसा मुंडा ने 1885 से 1900 ईस्वी तक छोटा नागपुर में। मुंडा विद्रोह का अन्य नाम क्या है? तो उलगुलान विद्रोह। बिरसा मुंडा जिनका अन्य नाम धरती आबा है, उनका कार्यक्षेत्र कहाँ था? तो रांची में था। बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? 3 फरवरी 1900 ईस्वी में उन्हें पकड़ा गया था सोते हुए। इसके अलावा कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछता है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। लोटा विद्रोह कब हुआ था? तो 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा लोटा विद्रोह किया गया था। नोनिया विद्रोह कब किया गया था? तो 1770 से 1800 ईस्वी के बीच नोनिया जनजाति के द्वारा, जो मेनली शोरा उत्पादक हुआ करते थे, उनके द्वारा ये नोनिया विद्रोह किया गया था। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831-32 ईस्वी में, जिसका नेतृत्व बुद्धो भगत ने संभाला था। हो विद्रोह कब हुआ था? तो 1820-21 ईस्वी में, सिंहभूम में, आज के झारखंड वाले रीजन में है। ताना भगत विद्रोह कब हुआ है? तो 1913 से 14 ईस्वी में, गुमला रीजन में, जो अभी झारखंड में है। और इसका नेतृत्व जतरा भगत ने संभाला था। और जतरा भगत जो थे वो गांधीवादी विचारधारा के थे। बिहार में बहावी आंदोलन जो 1826 का था, उसका मुख्य केंद्र क्या था? तो पटना में था। पटना में बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये गलत दिया हुआ है। पटना में बहावी आंदोलन का नेतृत्व इनायत अली और विलायत अली ने किया था। और सैयद अहमद बरेलवी जो है वो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे। अब हम आते हैं बिहार में 1857 के विद्रोह पर। बिहार में 1857 का जो विद्रोह है वो 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव से शुरू हुआ था, जो आज के झारखंड में है। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो एक पुस्तक विक्रेता थे, नाम था पीर अली, उन्होंने पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह ने बिहार से
1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, बेसिकली आरआर वाले रीजन में। बिहार में 1857 के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? तो विलियम टेलर और विंसेंट टायर। वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ है? तो 1782 ईस्वी में शाहाबाद जिला के जगदीशपुर में जन्म हुआ है इनका। वीर कुंवर सिंह की माता का नाम पंचरतन कुंवर था और इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह था। कुंवर सिंह पुनः जगदीशपुर में प्रविष्ट कब हुए थे? 22 अप्रैल 1858 को, और इन्होंने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट की सेना को पराजित किया था और इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई थी। और कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व संभाला था इनके छोटे भाई अमर सिंह ने। अब हम आते हैं बिहार में हुए कांग्रेस अधिवेशन पर। तो बिहार में कांग्रेस के कुल 3 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। पहला बांकीपुर में हुआ था, दूसरा गया में और तीसरा रामगढ़ में, जो अभी के झारखंड में है, वहां हुआ था। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बांकीपुर पटना में 1912 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. मधुलकर ने की थी और ये 27वां अधिवेशन था कांग्रेस का ओवरऑल देखें तो। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो 1922 ईस्वी में गया में, और अध्यक्षता की थी इसकी चितरंजन दास ने। और ओवरऑल देखा जाए तो ये 37वां अधिवेशन था कांग्रेस का और बिहार में ये कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। इसके अलावा कांग्रेस का जो 54वां अधिवेशन था वो कब आयोजित किया गया था? तो 1940 ईस्वी में रामगढ़ में, जो अभी के झारखंड में है, और इसकी अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। और ये ओवरऑल देखें तो कांग्रेस का 54वां अधिवेशन था और बिहार में तीसरा अधिवेशन था कांग्रेस का। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने थे और लगातार 6 बार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के चेयरमैन रहे थे, प्रेसिडेंट रहे थे। अब हम आते हैं चंपारण सत्याग्रह पर। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में, और भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण का ही था 1917 में। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल कहाँ के निवासी थे? तो चंपारण जिले में एक मुरली भरहवा गांव है, ये वहीं के निवासी थे। गांधी जी और राजकुमार शुक्ल की प्रथम मुलाकात कब हुई थी? तो 1916 का जो लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन था वहीं राजकुमार शुक्ल की मुलाकात गांधी जी से हुई थी। चंपारण में इंडिगो यानी नील के किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान आकर्षित किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। ये पेशे से किसान थे। बिहार में नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। चंपारण में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? तो बतक मियां ने, जो कि पेशे से एक रसोइये थे। तीन कठिया पद्धति का संबंध किससे है? तो चंपारण जिले के किसानों से। बिहार में 3 कठिया पद्धति में कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था किसानों के लिए? तो 3/20 भाग पर। 3 कठिया पद्धति कब समाप्त हुआ? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह के बाद। चंपारण में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरुल हक, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था मोतिहारी में, जो कि पूर्वी चंपारण जिले में है। अब हम आते हैं बिहार में किसान सभा की स्थापना पर। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की थी? 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और इसके सचिव यानी कि सेक्रेटरी श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में सोनपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन कब हुआ है? तो 1934 ईस्वी में गया में हुआ था और इसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन कब हुआ है? तो तीसरा सम्मेलन हुआ है हाजीपुर में 1935 ईस्वी में और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। बिहार में किसान आंदोलन का जनक किन्हें कहा जाता है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को। 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया है?
तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। किसान क्या करे पुस्तक के लेखक कौन है? तो सहजानंद सरस्वती। इसके अलावा कुछ और पत्रिकाएं और पुस्तकें देखें हम तो वाई सोशलिज्म जो बुक है वो जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। इसके अलावा सत्याग्रह इन चंपारण राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। बिहार हेराल्ड जो न्यूज़पेपर थी उसके संपादक गुरु प्रसाद सेन थे। बिहार का पहला हिंदी वीकली मैगजीन बिहार बंधु था जो 1874 में शुरू हुआ था। और बिहार का पहला हिंदी डेली मैगजीन सर्वहितैषी था जो 1832 में प्रकाशित होना शुरू हुआ है। और बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक मैगजीन कौन था? तो सर्चलाइट था जिसके संपादक मुरली मनोहर प्रसाद थे। इसके अलावा देशेर कथा जो बुक थी वो सखाराम गणेश देवास्कर द्वारा लिखी गई है। आगे चले तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ है? तो 11 अप्रैल 1936 को हुआ है लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में और सचिव थे एनजी रंगा। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया था श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के प्रयास से। अब हम आते हैं असहयोग आंदोलन और बिहार पे यानी कि नॉन कोऑपरेशन और बिहार पे, जिससे बिहार से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों में मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और मोहम्मद शफी आदि थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने। दरभंगा किसान आंदोलन 1919 से 20 ईस्वी में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल सांकृत्यायन कहाँ सक्रिय थे? तो छपरा में। सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 में मजहरुल हक ने की है। असहयोग आंदोलन के दौरान मित्र खैरू मियां से प्राप्त भूमि पर। बेसिकली क्या है कि मजहरुल हक ने पटना के दीघा में अपने दोस्त खैरू मियां द्वारा प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम उन्होंने स्थापित किया, जहां से छात्रों द्वारा चरखे बनाने का कार्य आरंभ किया गया था। और जो मदरलैंड मैगजीन थी उसका प्रकाशन भी मजहरुल हक ने किया था और स्टार्ट किया था ये 30 सितंबर 1921 को। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई है? 6 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा, जिसके सचिव यानी सेक्रेटरी या बोले तो कुलाधिपति मजहरुल हक थे और कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद थे। इसके अलावा बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी, बीएन कॉलेज की, 5 फरवरी 1921 को। और इसका इनॉग्रेशन किया गया था 6 फरवरी 1921 को ही गांधी जी के द्वारा। युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना में आगमन कब हुआ था? तो 20 दिसंबर 1921 को। अब है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट और हमारा बिहार। बिहार में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई है और बिहार के प्रमुख नेता जैसे राजेंद्र प्रसाद, एएन सिंह, श्री कृष्ण सिंह, मथुरा बाबू, शिव कुमार, रामनंदन सिंह, इन सबको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। और ये घटना है 1942 की ही। बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा श्री कृष्ण सिंह और एएन सिंह भी उसी जेल में थे। इसके अलावा हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण बंद थे, कैद थे, जो दिवाली के दिन अपने साथी कैदियों के साथ भाग निकले थे। और योगेंद्र शुक्ल जो थे वो पहले हजारीबाग जेल में थे बट बाद में उन्हें बक्सर जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों द्वारा नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता पद से किसने इस्तीफा दिया था? तो बलदेव सहाय ने। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का प्रमुख केंद्र क्या था? तो गांधी मैदान। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब हुआ था? तो 1948 में। अब है हमारा सचिवालय गोलीकांड। सचिवालय गोलीकांड कब हुआ है? तो 11 अगस्त 1942 को हुआ है सचिवालय गोलीकांड। सचिवालय गोलीकांड में कितने छात्र शहीद हुए थे? तो 7 छात्र शहीद हुए थे, जिनमें उमाकांत सिन्हा जो सारण के नरेंद्रपुर गांव के थे, इसके अलावा रामानंद सिंह जो पटना के शहादत नगर के थे, सतीश प्रसाद झा जो भागलपुर के खटहरा गांव के थे, राजेंद्र सिंह जो सारण के बनवारी चक्र के थे, राम गोविंद सिंह जो पटना के दशरथा के थे, देवीपत चौधरी जो जमालपुर के सिलहट के थे और जगपति कुमार जो औरंगाबाद के नहीं थे, गया के खराठी गांव के थे।
ये सभी छात्र शहीद हो गए थे सचिवालय गोलीकांड में। सचिवालय गोलीकांड में किसने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया था? तो पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्चर ने। सिवान थाने पर झंडा फहराने के दौरान पुलिस की गोलियों का शिकार कौन हुए थे? तो फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। इनके अलावा 13 अगस्त को कटिहार थाने पर झंडा फहराते समय 13 वर्ष के बालक ध्रुव कुमार को पुलिस ने गोली मार दी थी। इसके अलावा डुमराव में कपिल मुनि और गया में श्याम बिहारी लाल को झंडा फहराने की वजह से पुलिस की गोलियों का शिकार होना पड़ा था। अब है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। बिहार में स्वराज दल या फिर पार्टी का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने 1923 में। बिहार में स्वराज पार्टी का पहला बैठक कब हुआ है? तो 26 जनवरी 1923 को। और इसके पहले अध्यक्ष थे श्री नारायण प्रसाद और पहले सचिव थे अब्दुल बारी। बिहार समाजवादी या फिर सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ है? तो 1931 ईस्वी में फूलन प्रकाश वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। बिहार में साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ है? तो 12 दिसंबर 1928 को पटना में हुआ है इनका आगमन। बिहार के नौजवानों ने साइमन कमीशन का विद्रोह अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में किया था। अब हम आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण पे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ है? तो 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में सारण जिला, जो कि अब का सिवान है, वहां के जीरादेई गांव में इनका जन्म हुआ है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सभापति कब बने हैं? तो 11 दिसंबर 1946 को। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था, माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी का नाम राजवंशी देवी था और इनकी बहन का नाम भगवती देवी था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति कब से कब तक रहे थे? तो ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं, 1950 से 1962 तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया है? तो 1962 में। 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और इसके पहले सत्र की अध्यक्षता की थी मौलाना मजहरुल हक ने। अब हम आते हैं जयप्रकाश नारायण पे, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को सारण में हुआ था। लोकनायक की उपाधि किसे दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की माता का नाम श्रीमती फूलरानी देवी था और इनके पिता का नाम हरसु दयाल था। जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे अवार्ड 1965 में मिला था। मैग्सेसे यानी कि रमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल अवार्ड भी कहा जाता है। ये वैसे व्यक्तियों को, वैसे संगठनों को दिया जाता है जो एशिया में मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट के मुद्दों को साहस और रचनात्मकता के साथ संबोधित करते हैं और जिन्होंने सोसाइटी के बेहतरी के लिए अपना योगदान दिया है। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न 1999 में दिया गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से। बिहार में आजाद दस्ता का संचालन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। आजाद दस्ता का गठन मार्च 1943 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा नेपाल के तराई वाले रीजन में किया गया था और इसका जो प्रांतीय कार्यालय था वो नेपाल में बकरों का टापू एक जगह है, वहां पर बनाया गया था। और जेपी दिवस अप्रैल 1946 में मनाया गया था। इसी के साथ हमारा संपूर्ण बिहार का इतिहास, जो मेजरली फैक्ट बेस्ड था, ओवर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।